Hello everyone, myself Dr. Deepak. I did my MBBS from SMS Medical College and MD from PGI Chandigarh, and currently I am pursuing my DM in neurology from AIIMS New Delhi. Uh, they all are my junior from SMS Medical College. उन्होंने बहुत अच्छी रैंक्स अचीव किए हैं नीट में, एम्स में, पीजीआई में. ये सब आज एक जगह पे इंटरव्यू दे रहे हैं. इंटरव्यू नहीं कहेंगे इसे, एक मीटिंग रख रहे हैं कि हम बता सके हमारे व्यूअर्स को कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करा था, उन्होंने क्या सही किया था, क्या गलत किया था. गलत तो कुछ नहीं किया ऑब्वियसली, रैंक इनकी अच्छी आई है. जो क्या सही किया इन्होंने, और सब इंटर्नशिप के साथ सेलेक्ट हुए हैं. तो ये भी एक अपने आप में अचीवमेंट है. और जो हम सब लोगों में कॉमन है वो ये कि हम सब एक ही कॉलेज के स्टूडेंट हैं, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से. सो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले शिव से. शिव, अपने बारे में बताइए. मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है. नीट पीजी 2020 में मेरी फर्स्ट रैंक थी और एम्स जून 2020 में मेरी 8th रैंक है. मेरे को शुरू से ही मतलब थर्ड ईयर में ही मेरे को इंटरेस्ट था सर्जरी के लिए, और वो स्टार्टिंग जब मेरा बनना चालू हुआ वो एनाटॉमी से चालू हुआ था और वो धीरे धीरे बढ़ता गया. और अभी भी मैं जनरल सर्जरी लेने वाला हूँ और प्रोबेबली तो क्या लगभग 100% सही है अभी तो कि मैं एम्स जनरल सर्जरी लूँगा. और अभी नेक्स्ट वाला कार्तिक, आप बताइए अपने बारे में. Yeah. Hello everyone, I am Dr. Karthik Agarwal. I have recently completed my MBBS from SMS Medical College Jaipur, and I have secured rank 3 in NEET PG 2020 and rank 4 in AIIMS June 2020, and I have decided to pursue my MD from AIIMS New Delhi. And I am happy to share this platform with all my colleagues and one of my favorite senior, Dr. Deepak Yadav, who is already pursuing his DM in AIIMS New Delhi. Oh. Yeah, it's my privilege actually. अरे क्यों चूज किया तूने कार्तिक? मेडिसिन एक्चुअली सर बोस में जब मैं सेकंड ईयर में था तो जब मेरे जो 9 बैच के सीनियर थे जैसे हितेश बोस उस टाइम फर्स्ट ईयर रेजिडेंट थे, तो मैं उस टाइम वार्ड में जाता था. फर्स्ट टाइम मेरी मेडिसिन पोस्टिंग लगी थी तो बोस को मैं पहले से भी जानता था. तो जब बोस के साथ था उनको भी ऐसे लगता था कि कोई हेल्प करने के लिए कोई याद आए, और मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट था. बोस मेरे को सिखाने में काफी इंटरेस्टेड थे, तो मैं पोस्टिंग्स भी जा रहा था. बोस मेरे को काफी चीजें सिखा रहे थे स्टार्टिंग से ही सेकंड ईयर में. तो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा था कि मैं सेकंड ईयर में इतना सब सीख रहा हूँ. तो मैंने उस टाइम पे काफी नाइट ड्यूटीज लगाई है बोस के साथ. मतलब बोस को भी ऐसा था कि ठीक है मेरे को हेल्प हो जाएगा, और वो मेरे को काफी चीजें सेकंड ईयर में ही सिखा रहे थे, लाइक एबीजी वगैरह. उन्होंने काफी चीजें मुझे सिखाया था खुद से, कि वो बहुत मेरे को सिखाने में काफी प्रोएक्टिव थे. तो वो सब चीजें सीख मैं काफी मेडिसिन पोस्टिंग गया सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी काफी मेडिसिन पोस्टिंग गया. तो फिर मेरे को लगा कि, और वैसे भी मैंने प्लान किया था कि थोड़ा जनरल ब्रांच से मतलब पीजी करना है, कि या तो जनरल मेडिसिन या जनरल सर्जरी, ताकि मतलब ऐसे कोई भी ब्रांच, सभी ब्रांच अच्छी है लेकिन मेरा यही था कि जनरल ब्रांच से पीजी करना है ताकि आगे स्कोप में फर्दर इलेबोरेट कर सकूं. तो फिर उसमें मुझे लगा कि मेरे को डिसाइड करना था कि जनरल मेडिसिन या जनरल सर्जरी. तो फिर फाइनली इन सब चीजों को देख के मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, मैंने काफी चीजें सीखी थी. और उसके बाद जब पढ़ने के टाइम पे भी मैंने थर्ड ईयर, फाइनल ईयर और इंटर्नशिप में भी मेडिसिन में काफी टाइम डिवोट किया था उसकी कॉन्सेप्ट लर्निंग में. तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि ठीक है मैं मेडिसिन से ही पीजी कर रहा हूँ, एंड और मुझे लगा कि मैं मेडिसिन के लिए ही सबसे सही हूँ. तो फाइनली यू विल टेक मेडिसिन फ्रॉम एम्स. आगे का सोचा कुछ कि मेडिसिन में आगे डीएम किसमें करनी है? तो मतलब अभी बहुत ज्यादा तो नहीं सोचा, लेकिन प्रोबेबली शायद कार्डियोलॉजी लेस प्रेफरेंस रहेगा. ओके. या प्रोबेबली गैस्ट्रो या फिर रूमेट या फिर न्यूरो में से. हाँ, एक्सप्लोर करना अभी एमडी करते टाइम, फिर डिसाइड करना क्या करना है. वही बॉस. ओके. हमारे नेक्स्ट टॉपर स्वप्निल. Hi everyone, my name is Swapnil Chaudhary. I secured rank 57 in NEET PG 2020 and rank 4 in PGI 2020. बस मेडिसिन का ऐसा मेरे पास ये जब कार्तिक जैसे बता रहा था ऐसा तो कुछ नहीं है. मैं ऐसे कुछ पोस्टिंग बहुत ज्यादा अटेंड नहीं करी, बस थोड़ा इंक्लाइंड हमेशा से ज्यादातर मेडिसिन था, और के रूल आउट करके भी देखा तो मेडिसिन ही ज्यादा बेटर लगा मुझे. तो मतलब और जैसे मैं सर्जिकल ब्रांचेस वाज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी, मुझे कभी से इंटरेस्ट ज्यादा रहा नहीं है. और बाकी फिर डर्मा कभी फैसिनेट की नहीं थी,
और रेडियो और मेडिसिन था तो ऑप्शन, बट मेडिसिन में थोड़ा सा बेटर इंक्लाइन था तो मेडिसिन ही लिया था। और ऐसे बहुत सारा पोस्टिंग वगैरह का इतना एक्सपोजर तो नहीं होती। So you will join medicine in PGI, right? हाँ बॉस, आई जॉइन मेडिसिन पीजी। Okay. तो तुमने सोचा आगे किसमें डीएम करना है? ऐसा कोई इंटरेस्ट? बॉस स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे, नहीं बॉस ऐसा स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे काम करके, तो देखेंगे कैसे आगे करना। ओके ओके। अमन? Hi, I'm Aman. I've secured rank 5 in NEET PG 2020 and rank 7 in PGI. I'm planning to do my MD medicine from PGI. Reason for choosing medicine is mostly I've seen my, मतलब मैंने अपने पेरेंट्स को, मतलब मेरे पापा ENT में है एंड मम्मी OBG में है, तो मैंने बचपन से उनको देखा है एंड शुरू से वो फीलिंग है डॉक्टर बनने वाली एंड एवरीथिंग। सो एज कार्तिक सेड के एक ब्रॉड ब्रांच चाहिए थी, सो फाइनली आई हैव डिसाइडेड टू गो विथ मेडिसिन। एंड बॉस डीएम की बात करें तो वो थोड़ा आगे जाके पता चलेगा जैसे जैसे इस फील्ड हाँ, एक्सप्लोर करना। सोचा नहीं ऐसा। राइट। विनम्रता? आई एम डॉक्टर विनम्रता। मेरी नीट पीजी में रैंक 12 आई थी एंड पीजीआई में आई सिक्योर्ड 15। आई चूज रेडियोलॉजी एज माय ब्रांच। इनिशियली मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी व्हाट टू चूज, बट रेडियोलॉजी मैंने चूज करी क्योंकि द थिंग व्हाट इंट्रीग मी इज टू कीप एन ओपन माइंड। जब आप रेडियोलॉजी लेते हो कि आपको हर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज टू मेक अ डायग्नोसिस। एंड फॉर मी शायद डायग्नोसिंग पार्ट इज मोर rather than the curing part। मतलब ठीक है डॉक्टर्स के लिए नहीं होता ये जनरली, बट ओवर द इयर्स I thought this कि मेरे theoretical part is more intriguing, so that's why I took radiology. Okay, so you will take radiology in PGI. Currently अब मैं MAPC में हूँ and भी maybe अब शायद PGI में चल जाऊँगी। शिव, अब ये बताइए कि रैंक 1 लाने के लिए आपने ऐसा क्या अलग किया था ड्यूरिंग योर MBBS डेज इन SMS, और इंटर्नशिप के ड्यूरिंग आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? आपने क्या कोचिंग ज्वाइन की थी इसके लिए? थोड़ा शॉर्ट में बताइए। बॉस MBBS में तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। मतलब ये ठीक है कि मैंने प्रॉफ के लिए मैं जब भी लास्ट के 2-3 महीने में अच्छे से पढ़ता था, लेकिन उससे पहले वाले पीरियड में मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ने का जरूर ट्राई करता था, लेकिन वो मेरी कंटिन्यूटी पूरी मेंटेन नहीं रह पाती थी। मेरी मेन प्रिपरेशन इंटर्न में ही रही थी। इंटर्न के अंदर मेरा मेन फोकस था कि मेरे को ये पता था कि मैंने पहले क्वेश्चंस नहीं किए हैं, तो मैं जो इंटर्न वाले पीरियड में यदि हर सब्जेक्ट का अलग अलग क्वेश्चन करने लगूंगा तो फिर मेरे से हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं बहुत ही स्लो काम करता हूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं यदि ग्रांड टेस्ट के थ्रू यदि आगे बढ़ूंगा तो मेरे को सबसे बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांड टेस्ट दे सकता हूँ उसके थ्रू मेरे को जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल जाएगी उन्हीं को मैं नोट्स में से भी ज़्यादा फोकस करके पढ़ूंगा, और उसी को मैं उससे मेरा एक क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी। तो मैंने मेन स्टडी ग्रांड टेस्ट ओरिएंटेड रखी कि ग्रांड टेस्ट देते रहना है, साथ में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको अपने नोट से कवर करते जाऊँ। और मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं मतलब एटलीस्ट 2 रिवीजन तो कर ही लूँ, क्योंकि मतलब मेरे से बहुत स्पीड से काम नहीं होता कि मेरे को ये नहीं मतलब लगता था कि मैं कभी भी 3 या 4 रिवीजन कभी भी कर पाऊंगा। तो मेरा लगभग 1.5 रिवीजन कंप्लीट हुआ था, और बाकी जो भी मेरा पार्ट था वो ग्रांड टेस्ट ने ही सॉल्व किया कि मतलब लगभग मैंने 50-60 ग्रांड टेस्ट दिए, तो उसका मेरे को पूरा बेनिफिट मिला। और यदि मैं कोचिंग्स की बात करूं प्रिपरेशन के लिए, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो इस साल के नीट में मेरे को मिला वो था कि जो सेकेंड ईयर से मैं कंटिन्यूसली क्लिनिकल पोस्टिंग्स अटेंड कर रहा था, उसका मेरे को बहुत बेनिफिट मिला। फिर दूसरा यदि अपन नोट्स की बात करें तो मैंने सेकेंड ईयर से भाटिया ज्वाइन किया था, जो फाइनल ईयर तक मैंने मेरी सारे नोट्स कंप्लीटेड थे 3-4 सब्जेक्ट को छोड़ करके। फिर मैंने इंटर्न में डिसाइड किया था कि अब मैं जो 10-12 घंटे वाली क्लास नहीं लूंगा, तो इसके लिए मैंने 3-4 सब्जेक्ट जो भी मेरी बच गई थी PSM ऑफ हो रही है उनके लिए फिर मैंने मैरो पे फोकस किया। तो 1 महीना मैं PSM मैरो से पढ़ा, लेकिन उसमें टाइम बहुत ही ज़्यादा लग रहा था, PSM 1 महीना बहुत लेंथी हो गया था। तो फिर मैंने उसके नोट्स पे फोकस कर लिया कि मैं नोट्स से पढ़ूंगा, जो चीज़ें समझ में नहीं आएगी उसको मैं वीडियोज़ में देख लूँगा। फिर बाकी मैंने ग्रांड टेस्ट मतलब मेरा ये था कि सब्जेक्ट मेरी कैसे कंप्लीट हो,
तो मैंने उसके लिए जो भाटिया का ऑफलाइन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट था वो ज्वाइन कर रखा था कि मेरी शेड्यूलिंग हो जाए। और ग्रांड टेस्ट तो मेरे को जहाँ से भी मिलते थे, मैं मैरो के ग्रांड टेस्ट दे रहा था, मैं भाटिया के भी ग्रांड टेस्ट दे रहा था। ऑफलाइन तो मैंने शुरू में ज्वाइन कर ही रखा था ग्रांड टेस्ट भी, मैंने बाद में ऑनलाइन ग्रांड टेस्ट भी वापस ले लिया था कि मेरी वापस से प्रैक्टिस हो जाए। जो भी मेरे को फ्री प्रेपलेडर से भी कहीं से भी कोई भी फ्री टेस्ट मिलता था वो मैं देता था। तो इसके लिए लास्ट में जब मैंने एम्स का मॉक दिया था 2019, जो एम्स नवंबर हुआ था उससे पहले जो मॉक हुआ था वो दिया था प्रेपलेडर में, तो उसके अंदर मेरी शायद फर्स्ट रैंक थी या कोई ऐसी थी, तो उन्होंने मेरे को रैपिड रिवीजन कोर्स दिया था। तो वो उसमें से मैं फिजियो के कुछ क्वेश्चंस किए थे, फिजियो एक और शायद फोरेंसिक के 2 सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस किए थे। बाकी फिर मैंने भाटिया का ग्रांड CGLT दिया था और डेम्स का CBT दिया था, बस इतना ही था। बाकी और तो बेसिकली जो मूल मंत्र था वो ग्रांड टेस्ट था जो आपने दिए, ज्यादातर जो टेस्ट आपने दिए। yes. और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के लिए क्या कहेंगे आप? आपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ी थी, जैसे पैथो की रॉबिन्स हो गई, मेडिसिन की हैरिसन हो गई, जॉर्ज बेली? बॉस मैंने ट्राई जरूर किया था लेकिन वो मेरे से हो नहीं पाई, तो मैंने उनको छोड़ दिया। मेरा ये था कि जितना अपन इजीली कर सकते हैं ना उतना कर लेना चाहिए। जबरदस्ती मैं उसको पढ़ भी लूँ, फिर मेरे कुछ चीज़ें याद भी नहीं रहे, मेरा टाइम भी वेस्ट हो जाए, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो मैंने फिर मतलब रॉबिन्स पढ़ने का ट्राई किया था, 6-7 दिन मैंने पढ़ी थी, उसमें मैं केवल 2 पन्ने पढ़ पाया था किडनी के। उसके बाद में फिर मैंने रॉबिन्स नहीं उठाई, फिर मैंने हर्षमोहन से पढ़ा। ओके तो बेसिकली मेन जो टारगेट करना चाहिए वो नोट्स बना के ग्रैंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके जितना मैक्सिमम हो सके आपको टेस्ट देने चाहिए। ओके कार्तिक आप बताइए। बस मेरा बेसिकली ये था कि मतलब मैंने रैंक को तो बेसिकली कभी टारगेट किया ही नहीं था स्टार्टिंग से भी कि रैंक लाना है ऐसा ये सब। मतलब ये तो अब मेरे को लगता है कि ठीक है ये तो साइड प्रोडक्ट है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो अपने आप आ ही जाती है। तो लेकिन मैं थोड़ा लर्निंग पे फोकस था, मतलब फाउंडेशन टाइम से ही। तो मैंने भी मतलब मैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को तो थोड़ा फॉलो करता था। प्रोफ एग्जाम्स के लिए भी मैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स ज्यादा प्रेफर करता था और उन्हीं को मैं पढ़ता था। तो प्रोफ एग्जाम सब इजिली हो गए थे उनसे। तो मैंने भी सेकंड ईयर में एक फाउंडेशन कोर्स भाटिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था जयपुर में, फेस टू फेस क्लासेस। तो उसमें लेकिन मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था, वो मेरे को थोड़ी सी एग्जॉस्टिव ज्यादा लगती थी कि इतना सुबह से शाम तक पढ़ना थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट था। तो मैं ज्यादा सीरियस नहीं था, मैं नोट्स बना लेता था लेकिन मैं रिवाइज नहीं करता था। तो फाइनली ये सब ठीक है चलता रहा फाइनल ईयर तक। लेकिन फाइनल ईयर में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे को, मैंने पढ़ा तो ठीक है काफी सब पढ़ा है लेकिन उसको थोड़ा सा कंसाइज करने की जरूरत है, क्योंकि अब टाइम उतना ज्यादा नहीं है कि मैं इंटर्नशिप में सब कुछ रिवाइज कर पाऊंगा जो मैंने बुक्स वगैरह पढ़ी है। तो फाइनल ईयर में मैंने थोड़ा सा नोट्स पे ज्यादा फोकस किया कि अब मेरे को थोड़ा सा कंसोलिडेशन चाहिए जो भी मैंने पढ़ा है। तो फिर मैंने थोड़ा नोट्स को टारगेट किया कि अब थोड़ा नोट्स मेरे को खुद से ही प्लान करना है कि कैसे ये बनाना है। तो उस टाइम फिर मैरो लॉन्च हुआ था फाइनल ईयर के टाइम पे। जब मेरे को पता चला कि मैरो, फिर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया कि कैसा है। तो मुझे लगा कि ये तो मेरे लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे ऐसा ही ऐप चाहिए था कि थोड़ा हैंडी सा हो, और अगर मैं, जब मुझे रेस्ट चाहिए तो मैं रेस्ट कर लूँ उसको पॉज करके, क्योंकि लाइव क्लासेस में थोड़ा टीचर जो पढ़ा रहे हैं तो फिर वो पढ़ना पड़ता है और उतना मैं पढ़ नहीं पाता था। तो फिर मैंने उस वीडियोस को यूज करके खुद से दोबारा से नोट्स बनाना शुरू किया थोड़ा तरीके से, और जहां मुझे लगता है कि मुझे ऐड ऑन करना चाहिए मैं अपने अकॉर्डिंग ऐड करता था। तो मेरे पास टाइम भी था, फाइनल ईयर भी काफी बच रहा था और इंटर्नशिप भी पूरा था। तो टाइम का मैंने ज्यादा बोदर नहीं किया कि टाइम कम होगा ज्यादा होगा। तो यही था बेसिकली कि जितना कर पाऊंगा एटलीस्ट अच्छे से कर लेता हूँ, फिर अगर टाइम शॉर्ट रहता है तो फिर देख लेंगे कि कैसे मैनेज करना है। अभी तो टाइम का ज्यादा इशू नहीं है। तो फिर फाइनल ईयर में मैंने नोट्स वगैरह बनाए और मैंने प्रोफ एग्जाम भी फाइनल ईयर के बेसिकली नोट से ही ज्यादा पास किया था। थोड़ा सा टेक्स्ट बुक पढ़ा लेकिन फाइनल ईयर में ज्यादा टेक्स्ट बुक्स पे मैंने फोकस नहीं किया। और इंटर्नशिप में बेसिकली फिर थोड़े से सब्जेक्ट रह गए थे कि जो मेरे नोट्स नहीं बन पाए थे फाइनल ईयर में, पहले मैंने उनको कवर किया और फिर उसके बाद मैंने रिव्यू किया जो नोट्स मैंने बनाए थे और जो पहले बने हुए थे। और साथ साथ मैंने ग्रैंड टेस्ट से स्टार्ट कर दिए थे। लाइक फरवरी में मैंने पहला ग्रैंड टेस्ट दिया था। उससे पहले भी मैं फाइनल ईयर में भी कुछ ग्रैंड टेस्ट ऐसे ही दे देता था रैंडमली, जब मेरे को ऐसा लगता था मेरा मूड ऑफ होता तो भी, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ग्रैंड टेस्ट देना चाहिए, मैं दे देता था। लेकिन इंटर्नशिप में मैं थोड़ा बेसिकली ज्यादा सीरियस था, मतलब रैंक ओरिएंटेड या पीजी एग्जाम ओरिएंटेड। तो उस टाइम फिर मैंने अपने नोट्स को रिव्यू किया, ग्रैंड टेस्ट थोड़ा सीरियसली देना शुरू किया। फिर जब मेरा पहला ग्रैंड टेस्ट हुआ था GT1, वो शायद मई पता नहीं जून में पहला था, तो उसमें मेरी 8th रैंक थी। तो जब मुझे लगा कि ठीक है रैंक का ज्यादा इशू नहीं है, मतलब तो यही कि मतलब कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। अगर जो मैंने पढ़ रखा है आई थिंक वो काफी ठीक तो है, उसको अगर मैं दिसंबर तक मेंटेन कर लेता हूँ तो रैंक भी आ जाएगी, ऐसा कोई इश्यू नहीं है।
तो रैंक का मैंने बेसिकली कभी बोदर किया ही नहीं पूरे इंटर्नशिप तक भी। तो वो फिर सब चलता रहा, मैं रिव्यू करता रहा साइड बाय साइड में। क्यू बैंक पे मैं बेसिकली कभी मैंने ज्यादा टारगेट किया नहीं स्पेसिफिकली कि आज मेरे को 10 मॉड्यूल करने हैं, 4 मॉड्यूल करने हैं। क्यू बैंक में एज ए पार्ट टाइम यूज करता था। जब मेरे को लग रहा कि मैं बोर हो रहा हूँ, मेरा नोट्स पढ़ने का मन नहीं है, मैं क्यू बैंक सोल्व कर लेता था। 2-3 मॉड्यूल हो जाते थे, मेरा मूड ठीक है, ओके हो गया। मैंने बेसिकली वीडियोस और नोट्स को ही टारगेट किया है और ग्रैंड टेस्ट। क्यू बैंक तो पार्ट टाइम था। या फिर पर्ल, जो मैरो के पर्ल है, वो भी मतलब पार्ट टाइम था। जब मेरे को लगा कि ठीक है, ऐसे मोबाइल में चलता था, काफी हैंडी था, तो उनको ऐसे स्क्रॉल कर लेता था, तो वो सब तो ठीक है, पार्ट टाइम लर्निंग था। तो लेकिन Okay. नोट्स मुझे लगता है कि प्योर गोल्ड है। नोट्स बेसिकली सबसे ज्यादा टारगेट करना चाहिए। तो तो फिर ऐसे ये सब चलता रहा। फिर ऐसे करते हुए मैं 6 से 7 बार रिवाइज कर लिया था आराम से, और तो फाइनली ये मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं था। in nutshell, notes is the main component of preparation. आपके नोट्स होने चाहिए आपके पास। हाँ, और फ्री टाइम में आपको जो भी टाइम मिले उसमें अपना क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो। आप खाना खा रहे हो उस टाइम थोड़ा क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया, या आपको पढ़ने का मन नहीं है तो क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया। बेसिकली की इज दिस। हाँ जी वो ओके ओके या वो ओके ओके। अमन? हाँ सर, तो जैसे कि शिवा कार्तिक ने बोला, हमने फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया था ओके, थर्ड ईयर अब से, एक मतलब चीज सेकेंड ईयर से क्लियर, ज्वाइन किया था लेकिन सीरियस। एक मिनट अमन, एक चीज अपन क्लियर कर देते हैं। आप सबने हाँ। भाटिया ज्वाइन किया था सेकंड ईयर में? आप सबने हाँ भाटिया हाँ ज्वाइन किया बॉस। था और आप सबने मैरो हाँ ज्वाइन किया था हाँ बॉस। यस फाइनल ईयर में। हाँ बॉस। So this thing हाँ was वो common हाँ between all बॉस। of you. Okay. So फाउंडेशन कोर्स भाटिया का पूरा आपने लिया, उसके बाद अभी मैरो पूरा ज्वाइन किया, उसके क्वेश्चन बैंक, उसके टेस्ट सीरीज। ओके। हाँ मन। हाँ सर, तो थर्ड ईयर में जैसे कि थोड़ा सीरियस हुए, मतलब पीजी प्रिपरेशंस के लिए। तो सर जैसे भाटिया के जो नोट्स होते थे मेरे पास, ये कुछ सब्जेक्ट्स के, तो मैंने साथ में उनके टेक्स्ट बुक थोड़ा पढ़ना चालू किया, क्योंकि टेक्स्ट बुक फ्रॉम स्टार्ट से पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पता नहीं होता, इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल हैरिसन्स उठाई, इतना लंबा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, या बेलीज उठाई तो काफी अनवांटेड पार्ट है, या रॉबिन्स उठाई तो पता नहीं होता था पढ़ना क्या है। तो वो नोट से थोड़ा बेस मिला के पढ़ना क्या है, कैच क्या करनी है चीजें। सो वहां से चालू किया, साथ में नोट्स पढ़ता गया और टेक्स्ट बुक पढ़ता गया। बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया कि नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं, ऐसा कुछ करने, बट ऐसे चलता रहा। फिर बॉस अराउंड फाइनल ईयर के हाफ पीरियड में मैंने मैरो का क्यू बैंक प्लान ज्वाइन किया। सो उसमें मैंने फिर फाइनल ईयर के जो सब्जेक्ट्स थे साथ में उनके क्यू बैंक लगाना चालू किया। तो साथ में जो मेरे भाटिया के नोट्स थे उनमें मैंने ऐड करना चालू की चीजें, जो भी क्यू बैंक से मुझे एक्स्ट्रा मिली। तो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक कंप्लीट हो जाता था, क्योंकि दो साइड से वो चेक हो जाता था, एक भाटिया से हो गया एंड मैरो से मैंने क्यू बैंक में ऐड कर ली वही चीजें। फिर बस फिर इंटर्नशिप में थोड़ा और सीरियस होके जो पहले के बच गए थे, तो मेरा मेन फोकस था कि मुझे क्यू बैंक कंप्लीट करना है। जो मेरे पास नोट्स हैं, और कुछ नोट्स नहीं थे वो मैंने वीडियो से कंप्लीट किया। सो मेरा मेन फोकस क्यू बैंक, एंड क्यू बैंक से जो इम्पोर्टेंट चीजें लगी उनको मैंने ऐड किया। एंड आखिरी हाफ ईयर प्रिपरेशन, दैट इज अगस्त से मैंने रिवीजन चालू किया। एंड उसके बाद मेरा मेन फोकस था जीटीज। सो अराउंड 15 डेज में जीटीज दिए, एंड आई ट्राई टू इम्प्रूव माई रैंक, एंड अगर अच्छी रैंक आ रही है तो मेंटेन दैट रैंक। सो जीटीज पे मेरा मेन फोकस था, एंड उसके बाद रिवीजन्स पे। तो मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट है, तो आई वाज एबल टू डू अराउंड 5 से 7 रिवीजन्स हो चुके थे मेरे, और साथ में जीटीज। तो बस ये प्रिपरेशन की। ओके। स्वप्निल? हाँ बॉस। बस मैं तो हमेशा से ऐसे मस्त वाला ज्यादा जितना नहीं किया बॉस। मैंने तो सेकंड ईयर में जो जैसे इन सबके साथ ज्वाइन किया, पर मैंने बॉस ऐसे कभी कभी जो क्लास मतलब ऐसे लगाई है, पर कभी नोट्स पढ़े नहीं थे। सेकंड ईयर में बना लिए थे मतलब, और ओके सेकंड ईयर वाले नोट्स तो बस ऐसे कुछ खास नहीं किए थे। थर्ड ईयर में दोबारा सीरियसली मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर की क्लास ली, और मेडिसिन की क्लासेस और ली थी शायद। तो फिर और बस वो ज्यादातर 3-4 सब्जेक्ट के मैंने नोट्स जरूर पढ़े, जरूर थे। नैट हो गया, फार्मा हो गया या पैथ हो गया, वो नहीं पढ़े थे मैंने। वापस रिवाइज भी नहीं किए उन नोट्स को आज तक। उसके बाद वो इंटर्नशिप में उठाए हैं सीधा मैंने। फिर उसके बाद बॉस मेन में सीरियस फाइनल ईयर में हुआ। फाइनल ईयर में मेरा सिर्फ टारगेट था कि मैं फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स को ही पढ़ूंगा।
सिर्फ फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स को करूँ, फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स को अच्छे से करना था। मैरो मैंने फाइनल ईयर में ले लिया था क्वेश्चन उसको, और मैंने मेडिसिन का क्वेश्चन बैंक लगाया था, तो मेडिसिन ही हो पाया था, ज्यादा क्वेश्चन बैंक भी। मेडिसिन का मैंने ऑलमोस्ट नोट्स कंपाइल कर लिए थे अच्छे से कि अब यहीं से पढ़ना है, चाहे इंटर्न में भी यहीं से कंटिन्यू करूंगा। सर्जरी भी बॉस मैंने भाटिया से करी थी पर फाइनल ईयर में, पर मैंने इंटर्न में दोबारा ही देखी है सारी की सारी वीडियो सर्जरी की, क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रही थी, बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट हो रखे थे नोट्स। और बेसिकली फाइनल ईयर में सिर्फ फाइनल ईयर पे फोकस किया। फिर इंटर्नशिप में स्टार्ट से फिर मैंने ऐसा था कि अब स्क्रैच से स्टार्ट करना है, मुझे न्यू बिगनिंग है एक बार। तब फिर मैंने हर नोट्स को वापस शुरू किया और क्वेश्चन बैंक लगाया और क्वेश्चन बैंक से कंपाइल किया। और बॉस मैं थोड़ा सा स्लो हूँ कंपैरेटिवली, तो मेरे फर्स्ट रिवीजन फर्स्ट रीडिंग जो मेरे नोट्स कंपाइल करके अगस्त एंड तक हुआ था, अगस्त एंड सितंबर स्टार्ट तक। फिर उसके बाद बॉस में 2 डिवीजन हुए थे, 2 या 2.5 रिवीजन, उससे ज्यादा नहीं कर पाया था, 2-2.5 रिवीजन किए थे। और जीटीज में जैसे मंथली कभी मंथ, और मैंने जीटी पहला जीटी मेरे को याद है मैंने मई में दिया था, फर्स्ट जीटी मई का फर्स्ट जीटी दिया था। फिर उसके बाद हर महीने में एक बार कभी दे दिया। फिर एंड में जाते जाते फिर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी जीटीज की, 2 या 3 जीटीज पर महीने, 3 जीटीज पर महीने देता था। टोटल एट एवरेज 10 to 15 जीटीज दिए होंगे बहुत आखिरी में। और बाकी जैसे भाटिया की सीबीटीज हो गए, डैम्स की सीबीटीज हो गए, वो सब मैंने दिया आखिरी में जाते जाते। और बस रैंक वगैरह तो मैं कभी रैंक तो ऐसे देखता नहीं, मेरा मेन मिशन होता था कि मैं बस थोड़ा जितने क्वेश्चन ठीक हो थोड़ा बढ़ते जाए हर टेस्ट में। जैसे स्टार्ट में नहीं किया होगा तो 170 180 से स्टार्ट किया हो तो वो धीरे धीरे बढ़ते जाए। हर टेस्ट में 5 क्वेश्चन बढ़ना ही चाहिए, मतलब 5 बढ़े 10 बढ़े, मतलब सब बढ़ाना है। मतलब रैंक तो ठीक है आ जाएगा, आना होगा आखिरी तक, ठीक है। और रैंक कभी मेरा ऐसे बहुत कभी टॉप 10 में तो नहीं आया, कभी मॉक वॉक में, बस कभी 100 में आ जाता था, कभी मतलब 50 में आ जाता था, ऐसे फ्लक्चुएट था, कभी स्टिल नहीं रहा कोई रैंक। और बस ऐसे ही, और आखिरी में बस आ गया। ओके विनम्रता, आप बताइए, आपके परिवार में इतने सारे डॉक्टर्स हैं, आपने क्यों चूज किया कि आपको रेडियो डायग्नोसिस ही लेना है? बॉस मैंने रेडियो डायग्नोसिस से यूज किया। एक तो मेरे को सारी ब्रांचेस का आइडिया है पहले से ही कि ठीक है सारे, क्योंकि मोस्टली क्लिनिशियंस है मेरी फैमिली में। लाइक माय फादर इज अ पीडियाट्रिशियन, माय मदर इज एन ओबीजी। तो सबको तो पहले ये लग रहा था मैं इन दोनों में से कुछ उठाऊंगी। इनिशियली आई वाज वेरी कंफ्यूज, बट रेडियो डायग्नोसिस के बारे में जो चीज मेरे को इंट्रीग करा वो ये है कि आपको एक बहुत ओपन माइंड रखनी है। आपको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, सारे सिस्टम जो भी है बॉडी के, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसको अप्लाई करके एक डायग्नोसिस बनानी है आपको। तो दैट थिंग इंट्रिग्ड मी वेरी मच, तो इसलिए मैं रेडियो की तरफ गई। मैं कभी कोई ऐसे एंड सब्जेक्ट नहीं ले पाती, जैसे कि डर्मा है तो आई वाज नॉट इंटरेस्टेड टुवर्ड्स इट। जैसे ऑप्था है मैं उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं थी। मेडिसिन के लिए मैं एक बार इंक्लाइंड थी, एंड सर्जरी के लिए भी आई वाज, बट ओवरऑल कंपेयर करने के बाद मैंने रेडियोलॉजी ली। ओके, सो आपकी प्रिपरेशन सेम थी जैसे बाकियों ने की थी? सेकंड ईयर से आपने भाटिया ज्वाइन किया, आपने कुछ डिफरेंट किया? हाँ सर, ऑलमोस्ट सिमिलर ही था एक्चुअली। मैं, स्वप्निल और अमन ने तो पूरी तैयारी साथ करी है, लाइक इंटर्नशिप के टाइम में तो। एंड सर ऐसा था, सेकेंड ईयर में भाटिया ज्वाइन करा, उस टाइम इतने सीरियस नहीं थे। व्हाट आई डिड कि मैंने रॉबिन्स पढ़ी थी, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। उसके बाद थर्ड ईयर से थोड़ा सीरियस होकर नोट्स बनाए थे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर के। एंड फाइनल ईयर मेडिसिन के नोट्स बना दिए थे सिर्फ। फिर फाइनल ईयर में माई मेन ऑब्जेक्टिव वॉज कि मैं जितने भी फाइनल ईयर के सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको खत्म कर लूँ, स्पेशली जो स्मॉल सब्जेक्ट्स होते हैं। बिकॉज स्मॉल सब्जेक्ट्स आप थियोरी के लिए नहीं पढ़ते हो। बाकी जो मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजी, पीडे, ये तो आप थियोरी के लिए भी पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएंगे बाद में। फिर एक बार जब इंटर्नशिप स्टार्ट होगी तो बिल्कुल नीट ओरिएंटेड पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो उसके लिए क्या करा था, भाटिया की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। तो वो टेस्ट सीरीज में हर हफ्ते सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं। तो व्हाट इट डिड कि एक मेरे को एंड पॉइंट मिल गया कि इस एंड पॉइंट तक सब्जेक्ट खत्म करना है। एंड मैं थोड़ी सी फास्ट रीडर हूँ, तो आई थिंक सो मेरा जो कोर्स है वो अराउंड जुलाई एंड तक खत्म हो गया था। आई डिड कंप्लीट 2 रिविजन। इन उन 2 रिविजन में मैंने ऐसे जितने भी हाई यील्ड पॉइंट होते हैं उनको हाईलाइट कर लिया था, उनकी फोटो खींच ली थी। मतलब iPad वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। तो फोटो वगैरह खींच के एक जगह स्टोर कर लिया था। उसके बाद 3 और 4 रिविजन ऑफ दोस हाई यील्ड थिंग्स ये करा था मैंने टुवर्ड्स द एंड ऑफ नीट। एंड जो लास्ट एक हफ्ता था उसमें यही था कि एक बार बस सारी जितनी भी चीजें, सारे सब्जेक्ट्स एक बार गो थ्रू कर लूं आंखों के सामने। सब याद तो कुछ होना नहीं है, बस गो थ्रू कर लूं सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। एंड ग्रांड टेस्ट आई स्टार्टेड गिविंग। मेरा मतलब कभी ये गोल नहीं था कि कोर्स खत्म होने के बाद ही ग्रांड टेस्ट दूं।
ग्रैंड टेस्ट मैंने स्टार्ट कर दिया था मई में देना, मई जून जुलाई, एंड द थिंग इज आई वांटेड टू इम्प्रूव हर ग्रैंड टेस्ट में। तो लाइक आई थिंक सो मेरी फर्स्ट रैंक टॉप 50 आई थी अराउंड इन जून या जुलाई के आसपास। उसके बाद इट वेरीड, मतलब बिटवीन 50 to 150 और मोर देन 50 पूरा टाइम वेरी करा। एंड इन अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर द लास्ट 3 months लाइक ग्रैंड टेस्ट एवरी वीकली, या जितने भी ग्रैंड टेस्ट आप कहीं से भी मिल रहे हैं वो सारे दे दो, फिफ्थ लैडर से, मैरो से, भाटिया के, डैम्स के, जितने ग्रैंड टेस्ट हो सकते हैं उन सारे ग्रैंड टेस्ट को दे दो। तो दैट रियली हेल्प मी टू। जो बेसिक एक क्वेश्चन रहता है जब हम भी प्रिपरेशन करते थे और अभी बाकी लोग जो प्रिपरेशन करते होंगे, हैरिसन का आप सब क्या कहते हैं? हैरिसन का कोई रोल लगा आपको कि हैरिसन पढ़ने से कोई एक्स्ट्रा एज मिलता है, या हैरिसन नहीं पढ़े तो भी काम चल जाता है? बस नोट्स में ऑलमोस्ट कवर्ड ही होती है, वो सारे टेबल्स वगैरह हैरिसन से कवर्ड ही है आजकल तो नोट्स में। इतना जैसे टीचिंग है जिस तरीके की, तो काफी एक्सटेंसिव टीचिंग हो रहा है। तो हैरिसन इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हो, मतलब इंटरेस्ट के लिए, नॉट फॉर पीपीटी प्रिपरेशन। अमन, एक बुक आती है सर, एक मेरी बॉस मेरी मिनी हैरिसंस करके एक छोटी सी बुक होती है, हैंडबुक, तो वो मैं काफी यूज करता था। मतलब उसमें फ्लो चार्ट्स दे रखे हैं हैरिसंस के, इंपॉर्टेंट टेबल्स दे रखी हैं। शिव तुमने पढ़ी हैरिसन? काफी अच्छी है। नहीं वो मतलब मतलब मेरा एक बैचमेट है कृष्णा शंकर योगी, उसकी मैं हैरिसन लेके तो आया था, मैंने सोचा था पढ़ेंगे, वो 2 महीने मेरे टेबल पे रखी रही, बाद में उसको जब जरूरत पड़ी तो वो वापस उठा के ले गया, तो मतलब हैरिसन नहीं पढ़ पाया। तो बेसिकली हैरिसन की टेबल्स आर मस्ट। वो कहीं से भी पढ़ लो आप, चाहे मिनी हैरिसन से या नैरो से, उसकी टेबल इंपॉर्टेंट है, पूरा हैरिसन पढ़ना जरूरी नहीं है। ओके। और रॉबिन्स के लिए एक, जब नए नए आते हैं सेकंड ईयर में, रॉबिन्स पढ़ने का बड़ा शौक होता है कि रॉबिन्स पढ़ेंगे, रॉबिन्स पढ़ के खत्म करेंगे, पैथो में रॉबिन्स पढ़नी है। तो रॉबिन्स का कुछ रोल लगा कि रॉबिन्स पढ़ के कुछ एक्स्ट्रा एज मिलता है एग्जाम में? रॉबिन्स तो मस्त है, आई थिंक इंपॉर्टेंट है वो रॉबिन्स, इंपॉर्टेंट है, रॉबिन्स इज इंपॉर्टेंट। मैं सच बताऊं तो ऐसे मैंने रॉबिन्स पढ़ी थी क्योंकि मेरे भाई ने वो खरीदी थी और मेरा नया किताब पढ़ने का मन नहीं था, तो मैंने रॉबिन्स पढ़ी थी। बट हाँ, पढ़ने के बाद ये रियलाइज हुआ कि इट्स अ वेरी गुड बुक, एंड सेकंड ईयर वालों को पढ़नी चाहिए बेसिक्स बनाने के लिए, क्योंकि टाइम भी होता है। तो बेसिकली सेकंड ईयर में सबको रॉबिन्स सबसे इम्पोर्टेंट है बॉस, वो जनरल वाला जो पार्ट है वो आपका बेस बनाता है पूरे एमबीबीएस का, जो 6-7 जो चैप्टर है रॉबिन्स के, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो जरूरी है ये सब के लिए पढ़ना। सो एक क्वेश्चन जो होता है जनरली कि जो लास्ट का 1 month होता है, 15 days होता है, उसमें जनरली सब पैनिक कर जाते हैं कि अभी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि उस टाइम ना वीडियो देख सकते हैं मैरो के दोबारा से ना कुछ। तो उसमें बेसिकली क्या आप सब यही कहेंगे कि नोट्स तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो नोट्स होते हैं वही रिवाइज करो बार बार, कि ग्रैंड टेस्ट वगैरह ज्यादा दो लास्ट के 10-15 days में? अमन? हाँ बॉस, तो लास्ट 1 month में मेरा प्लान था, मैं जैसे जैसे रिविजन करते जा रहा था, मैं अपने नोट्स को कहीं ना कहीं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था। जो चीजें मुझे याद है और लगता है कि ये तो मैं नहीं भूलूंगा, उनको मैं थोड़ा साइड कर रहा था। एंड आई यूज्ड टू हैव दोस क्रेयॉन्स थे मेरे पास, उससे मैं मार्क कर लेता था चीजें जो मुझे आखिरी 1 month में पढ़नी है। एंड मेरे पास आईपैड भी था, तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो बहुत ज्यादा जीटीज में रिपीट होती है या प्रीवियस ईयर्स में आई होती है, उनकी फोटोज ले रखी थी। सो आई हैड दैट स्ट्रेटजी कि मैं सारे नोट्स रिवाइज कर सकता हूँ, अपने आखिरी 10 दिन भी मिले उनमें भी मैं रिवाइज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट कर रखे थे, इंपॉर्टेंट चीजें बहुत ज्यादा मार्क कर रखे थे। बेसिकली रिवीजन स्ट्रेटजी थी, प्लस रिवीजन इज इंपॉर्टेंट रादर देन गिविंग ग्रैंड टेस्ट इन लास्ट 10 days। रिवीजन में भी बहुत ऐसा नहीं है कि अपन को सारे नोट्स देखने हैं, क्योंकि उसका फिर आउटपुट नहीं निकलता। थोड़ी जो चीजें जो भूलते हैं ज्यादा या याद नहीं रहती, उनको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। एंड जीटीज देना, हाँ, आखिरी 15 दिन में तो बंद करना ही होता है, क्योंकि वो फिर मेंटल स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। तो आखिरी 15 दिन में तो जीटीज देने नहीं है, उससे पहले दे दो जितने दिन। ओके, सो एवरीबॉडी एग्रीज कि लास्ट के 10-15 days में जो नोट्स आपने बनाए हैं, जो चीजें हाईलाइट की हैं, जो पिक्स आपने ली हैं पूरी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग, उनको ही रिवीजन करें बार बार। जो आपको लगता था बार बार आपके गलत होता था ग्रैंड टेस्ट में या क्वेश्चन बैंक में, उन चीजों को रिवीजन करना इज मस्ट। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं सबसे जानना चाहूंगा, एसएमएस का कितना बड़ा रोल रहा
इसमें, बिकॉज जो कॉमन थिंग है सब में, सारे टॉपर्स में, कि आप सब एसएमएस के हैं, तो क्या ग्रुप स्टडी का रोल था कि सब आप एक साथ पढ़ते थे, या वहाँ का एनवायरनमेंट का रोल था, तो सब लोग जानना चाहेंगे। शिव? सर एसएमएस का रोल तो बहुत ही है, मतलब बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। ये ठीक है कि पीजी वाला रिजल्ट अलग है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। जब स्कूल लाइफ से निकल के आए थे तो कुछ भी नहीं आता था, तो यहाँ पे जो सीखने को मिला वो मतलब कभी भूल नहीं सकते। बाकी फिर पीजी की प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो इस बार के पेपर के हिसाब से क्लिनिकल पोस्टिंग्स रही। मतलब जो भी मतलब मैं तो शुरुआत में तो ऐसा था कि भगा देते थे बॉस, 4-5 बार तो भगाया था, लेकिन उसके बाद में मैं कंटिन्यूस जाता रहा तो फिर बॉस भी सिखाने लग गए थे। मतलब मेरी हमेशा ही पहले मेडिसिन की 3rd यूनिट में लगी थी पोस्टिंग, तो वहाँ पे मतलब जितने भी बॉस थे, मतलब पहले जो भी 3rd ईयर थे, जो अब शायद डीएम 3rd ईयर में होंगे या फिर 2nd ईयर में होंगे, मतलब वहाँ से पढ़ाने लगे उनके जूनियर मतलब जब भी 3 साल तक जाते रहे वहीं पे, तो वो लगातार पढ़ाते रहे। मतलब वो क्लिनिकल स्किल्स और जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस जब वो करते थे, डिस्कस करते थे केस पे, तो वो चीज़ें थोड़ा इंटरेस्टिंग थी और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और दूसरा कि टीचर्स का था कि टीचर्स लगातार मोटिवेट करते रहते थे कि कर सकते हो तुम लोग, और तुम्हारा सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को ये लगती थी कि पूरे कॉलेज में ये बोलते थे कि 14 बैच सबसे बढ़िया है। मतलब एटलीस्ट पढ़ाई के मामले में, और चीज़ों के मामले में भले ही नहीं बोलते थे, लेकिन पढ़ाई के मामले में सही बोलते थे, और रिजल्ट भी अच्छा रहा और किस्मत भी अच्छी रही। रिजल्ट तो देख ही रहा है। कार्तिक? डेफिनेटली वो एसएमएस का काफी बड़ा रोल रहा है। मतलब बेसिकली मुझे तो लगता है कि एनवायरनमेंट काफी कंड्यूसिव था। मतलब किसी तरह का कोई लिमिटेशन नहीं था कि आप जैसे भी कर फ्रीली आप मूव कर सकते हो। आपको जहाँ भी मतलब जो आप पढ़ना चाहते हो, जिस वे में आप पढ़ना चाहते हो, और जो स्टाफ है एकेडमिक डिपार्टमेंट काफी कोऑपरेटिव था। उन्होंने कभी बाउंड नहीं किया कि आपको ऐसे ही करना है। तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कई बार, अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आपको कुछ करने नहीं दिया जाता तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम था नहीं, एसएमएस में कोई इशू नहीं था। तो काफी जो रेजिडेंट्स थे पोस्टिंग के टाइम पे भी, या जो टीचर्स थे, वो काफी कोऑपरेटिव से थे। तो ये मेरे को सबसे बड़ा एडवांटेज लगा कि मैं अपने हिसाब से जैसे मेरे को पढ़ना था मैं पढ़ पाया। और जब मुझे लगा कि मेरे को उनकी जरूरत है, तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट किया। मुझे जहां भी मुझे लगा कि उनकी जरूरत होगी या क्लिनिकल पोस्टिंग्स वगैरह में, उन्होंने मुझे वहां हेल्प की। ये बेसिकली बड़ा पार्ट था एसएमएस का। अमन? हाँ बॉस, तो एसएमएस ने तो मतलब बनाया ही है बॉस शुरू से ही। मतलब स्कूल से निकले तो छोटे से बच्चे थे, एंड ये 5.5 साल पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट सबसे बड़ा पार्ट होता है एक एमबीबीएस कॉलेज का। आगे किसी भी कॉलेज में जाए एसएमएस तो मतलब हार्ट ही रहेगा। तो सर ओवरऑल डेवलपमेंट तो है ही, जो हमने मस्तियां की हैं, जैसे अपने आप को मैनेज किया है, एक बाहर रहना एक सीखा है, वो सारी चीजें, दोस्त बनाना सीखा है, वो सब एसएमएस से सीखा है। बाकी कार्तिक और शुभ ने बताया क्लिनिकल पोस्टिंग्स का बहुत बड़ा रोल था। और जो फ्री हैंड देते थे, जैसे कि कार्तिक ने बोला कि अपने हिसाब से चीजें मैनेज करना एंड वो सारी चीजें। एंड इंटर्नशिप में जैसे कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है शायद बाकी लोगों में, मतलब, लेकिन एसएमएस में कोई कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं थी कि ये ज्यादा पढ़ रहा है वो ज्यादा पढ़ रहा है। सब अपने हैप्पी प्लेस में थे एंड सबने इसलिए एक्सेल किया। एंड इस बार शायद एसएमएस से सभी सिलेक्ट हुए जिन्होंने पढ़ाई की है। तो ओवरऑल बनाया पूरा एसएमएस ने, तो सब क्रेडिट एसएमएस को जाता है। बहुत जो है एसएमएस की वजह से बहुत अच्छा माहौल था वहाँ पे। जब मन करे सब सारी फैसिलिटीज में कैसे अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हो इजीली सारी। और बहुत जैसे कार्तिक और शिव जैसे बता ही रही थी कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, आज से जैसे अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, टीचर्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। और बहुत और बाकी बस ओवरऑल डेवलपमेंट तो हुई है किसी जैसे हम लोग आए थे और जैसे अब हैं, तो फर्क तो है ही है, बहुत ज्यादा फर्क है। विनम्रता, कैसा लगता था सब एसएमएस में, फैमिली मेंबर्स एसएमएस में रहते थे, यहीं पे प्रिपरेशन स्टार्ट करना, यहीं पे सब करना? बस फैमिली मेंबर्स से तो मैं बच के रहती थी कि उनको देखना है कुछ भी गड़बड़ करते हुए। बाकी एसएमएस तो घर है बॉस, कि एसएमएस मतलब इट्स लाइक अ सेकंड होम टू मी। एंड पीजी प्रिपरेशन के टाइम जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला है टीचर्स से एंड फ्रेंड्स से, उतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट कहीं और नहीं मिल सकता। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अगर है भी तो पॉजिटिव है,
कि कभी ये नहीं बोलेगा कि यार इसकी ज्यादा क्यों आ रही है, दूसरा जना ये पूछेगा यार मैं तेरे जैसा कैसे लाऊं, और वो हेल्प भी करेगा। तो दैट इज द थिंग अबाउट एसएमएस, तो शायद कहीं और नहीं मिल सकती। तो आप सब रिकमेंड करेंगे कि एसएमएस ज्वाइन करना चाहिए ड्यूरिंग एमबीबीएस? हाँ बहुत होगा ही वैसे भी। हाँ ऑब्वियसली हम सब तो करेंगे, हम सब तो करेंगे, ये क्वेश्चन पूछना तो गलत होगा। बस थोड़े कल्चरल फेस्टिवल थोड़े ज्यादा होने लगे, एक डिमांड है कॉलेज स्पोर्ट्स और कल्चरल थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। अगर एसएमएस मेडिकल कॉलेज से कोई देख रहा है, आरडीए के प्रेसिडेंट और कुछ, तो बच्चे ये चाहते हैं कि थोड़े कल्चरल इवेंट्स बढ़ाए जाएं वहाँ पे। ओके तो लास्ट सवाल जो जनरली बच्चों के जहन में रहता है, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कि हमें कब से स्टार्ट करनी चाहिए सीरियसली प्रिपरेशन सब, तो ये तो फिक्स है जो आप सबने सेकंड ईयर से ज्वाइन कर लिया था, जो आपका टारगेट था। तो कोई ऐसे टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करना जरूरी है कि सिर्फ जो आता जा रहा है उसको देखते जाएं? अभी जैसे सेकंड ईयर है तो सेकंड ईयर को देखते जाएं, थर्ड ईयर को, अभी से ही उसका बर्डन नहीं लें कि हमें ये करना है, उसका बर्डन अभी सेकंड ईयर से उतना बर्डन लेने का जरूरत नहीं है। आप लोग ज्वाइन कीजिए कोचिंग, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप ज्वाइन कीजिए, स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स पहले, फिर सेकंड ईयर के, फिर थर्ड ईयर के, फिर फाइनल ईयर के। डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट मेडिसिन पढ़ने बैठ गए, डायरेक्ट सर्जरी पढ़ने बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो अभी सब बोलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसे मोटिवेशनल वीडियो और डालते रहेंगे। ये हमारा ग्रुप चैनल है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर दिस वीडियो। इतने सारे टॉपर्स ने अपना शेयर दिस वीडियो, सब टॉपर्स ने अपना टाइम निकाला इसके लिए, सब एक साथ आए। बड़ी मुश्किल से ये वीडियो हम बना पाए, बहुत दिनों से हम प्लान कर रहे थे, ये वीडियो हम बना पाए। तो बहुत मेहनत लगी हमें ये सब वीडियो बनाने में, नहीं लेकिन ये सब ऑर्गेनाइज कराने में, सबको एक जगह एक साथ प्लेटफॉर्म पे लाने में। ऑब्वियसली इट्स हार्ड फॉर अस ऑल्सो कि अभी टाइम नहीं मिलता। हम फेस टू फेस इंटरव्यू करते अगर ये कोरोना एरा नहीं चल रहा होता तो, लेकिन अभी तो फिलहाल हम ऐसे ही काम चलाते हैं। ओके गाइस, so this was the interview of all the toppers, so thank you for watching, bye bye।